नमस्कार प्यारे बच्चों, आप लोगों का आपकी अपनी हिंदी क्लास में एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, 18 जुलाई सन 2020 को आपका जो रिवीजन टेस्ट हुआ था, आज के इस क्लास में हम लोग उस रिवीजन टेस्ट के अंतर्गत पूछे गए प्रश्नों की व्याख्या सहित उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए चलते हैं इसके पहले प्रश्न की ओर। निर्देश में यह लिखा हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। हिंदी भाषा के पहला प्रश्न है आपका कि हिंदी भाषा के सर्वश्रेष्ठ कहानीकार माने जाते हैं। तो बेटा जी, हिंदी साहित्य के जगत में मुंशी प्रेमचंद्र जी सबसे सर्वश्रेष्ठ कहानीकार के रूप में माने जाते हैं, इसलिए जो आपका सही आंसर होगा वह होगा प्रेमचंद्र, अर्थात ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है कि लमही में किसका जन्म हुआ था। बेटा जी, आपने पढ़ा था कि जो है हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कहानीकार मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म वाराणसी के निकट लमही नामक गांव में 31 जुलाई सन 1880 ईस्वी में हुआ था। तो आपका जो सही आंसर होगा वह होगा मुंशी प्रेमचंद। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रश्न नंबर 2 में कि लमही में किसका जन्म हुआ था, यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद जी विकल्प में नहीं है। विकल्प में है क्या? यशपाल, हजारी प्रसाद जी, राहुल सांकृत्यायन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका मतलब है कि जो आपका उत्तर सही होगा वह प्रश्न नंबर 2 में विकल्प नंबर 4 सही होगा, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 3 है 31 जुलाई सन 1880 में जन्म हुआ था। 4 विकल्प हैं, यशपाल, प्रेमचंद, राहुल सांकृत्यायन, इनमें से कोई नहीं। तो 31 जुलाई सन 1880 में प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था और वाराणसी के निकट लमही नामक स्थान पर। तो इस तरह से आपका तीसरे प्रश्न का जो विकल्प होगा वह विकल्प नंबर 2 होगा, प्रेमचंद। प्रश्न नंबर 4 है 15 नामक गांव संबंधित है यशपाल से, राहुल सांकृत्यायन से, गांधी जी से, प्रेमचंद से। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो 15 नामक गांव है वह संबंधित है जो है राहुल सांकृत्यायन से, क्योंकि हिंदी साहित्यकार राहुल सांकृत्यायन का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के 15 नामक गांव में हुआ था। तो जो आपका सही उत्तर होगा कि 15 नामक गांव संबंधित है, तो यह संबंधित है राहुल सांकृत्यायन जी से। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 4 में जो सही उत्तर होगा वह होगा उत्तर नंबर 2, राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन ने श्रीलंका की यात्रा कब की थी? 1900 में, 1970 में, 1930 में, 1950 में या 1940 में? राहुल सांकृत्यायन जी ने सन 1930 में श्रीलंका की यात्रा की थी और वहां पर जाकर के इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। बौद्ध धर्म को ग्रहण करने के बाद इनका नाम राहुल सांकृत्यायन पड़ा था। तो इस तरह से जो सही उत्तर होगा वह यह होगा कि राहुल सांकृत्यायन ने श्रीलंका की यात्रा 1930 में की थी। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा प्रश्न नंबर 5 में। इसके बाद जो है राहुल सांकृत्यायन ने किस धर्म को अपनाया था? अभी आपको हमने बताया इसके पहले वाले प्रश्न में कि राहुल सांकृत्यायन जी ने 1930 में श्रीलंका की यात्रा की थी और वहां पर उन्होंने जाकर के जो है बौद्ध धर्म को अपनाया था और इस तरह से ये बौद्ध भिक्षु भी कहलाए। प्रश्न नंबर 7, राहुल सांकृत्यायन को महापंडित किसने कहा था? वाराणसी के पंडितों ने, प्रयाग राज के विद्वानों ने, उज्जैन के पंडितों ने, इनमें से कोई नहीं। तो जो सही उत्तर है वह है वाराणसी के पंडितों ने। प्यारे बच्चों, राहुल सांकृत्यायन जी के बचपन का नाम था केदारनाथ और जब ये बौद्ध धर्म को अपनाया इन्होंने तो इनका नाम केदारनाथ से राहुल हो गया। और चूंकि ये सांकृत्यायन गोत्र में उत्पन्न हुए थे इसलिए इनका नाम राहुल सांकृत्यायन पड़ा। जब ये वाराणसी में गए
चूंकि इन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, तिब्बत, जापानी, चीनी, रूसी, इसलिए इन्हें वाराणसी के पंडितों ने महापंडित की उपाधि दी, जिसके कारण इनका नाम राहुल सांकृत्यायन से महापंडित राहुल सांकृत्यायन पड़ गया। इस तरह से प्रश्न नंबर 7 में ऑप्शन नंबर 1 सही है कि वाराणसी के पंडितों ने राहुल सांकृत्यायन को महापंडित की उपाधि से सम्मानित किया था। सन 1963 में निधन हुआ था। तो प्यारे बच्चों, यशपाल, प्रेमचंद, राहुल सांकृत्यायन इनमें से कोई नहीं। 1963 में महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी का निधन हुआ था। तो इस तरह से जो है आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही होगा कि 1963 में राहुल सांकृत्यायन जी का निधन हुआ था। प्रश्न नंबर 9 है, जानवरों में सबसे ज्यादा बुद्धिहीन किसे समझा जाता है? बेटा जी, यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न है दो बैलों की कथा से लिया गया है, जिसे जो है मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है। तो उन्होंने ये जो है इसकी पहली पंक्ति में इन्होंने लिख दिया था कि जानवरों में सबसे ज्यादा बुद्धिहीन गधा को समझा जाता है। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वह सही होगा। तो जानवरों में सबसे ज्यादा बुद्धिहीन गधे को समझा जाता है, अतः इस तरह से आपका ये उत्तर बनेगा। प्रश्न नंबर 10, मल्ल युद्ध का अर्थ है? बेटा जी, यह भी प्रश्न है आपके दो बैलों की कथा मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा जो लिखी कहानी है वहां से लिया गया है, और मल्ल युद्ध शब्द का अर्थ होता है कुश्ती। प्रश्न नंबर 11, ईंट का जवाब पत्थर से देना, मुहावरे का अर्थ क्या है? यह मुहावरा भी आपके पाठ जो है 1 से, जिसे मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है दो बैलों की कथा नामक कहानी में, उस कहानी से यह लिया गया है। और ईंट का जवाब पत्थर से देना, इसका अर्थ है दृढ़ता से शत्रु का मुकाबला करना। तो जो ऑप्शन नंबर 2 है इसमें जो है कि दृढ़ता से शत्रु का मुकाबला करना, यह ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अब आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 12 की ओर। 9 2 11 होना, यह भी मुहावरा आपका चैप्टर नंबर 1 से है, मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखित दो बैलों की कथा से, जिसका अर्थ जो है यहाँ पर 4 विकल्प के रूप में दिए हैं, खड़े रहना, बैठ जाना, भाग जाना, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही अर्थ होगा वह होगा भाग जाना। 9 2 11 होना का अर्थ है भाग जाना, अर्थात चोर सिपाही को देखकर 9 2 11 हो गई। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही होगा। प्रश्न नंबर 13, दांतों पसीना आना का अर्थ है? अच्छी तरह से तंग होना, बुरी तरह से तंग होना, दोनों सही है अथवा इनमें से कोई नहीं। तो दांतों पसीना आना, यह मुहावरा भी दो बैलों की कथा से लिया गया है। तो इसका अर्थ होगा बुरी तरह से तंग होना। जैसे मस्त हाथी को वश में करते समय महावत के दांतों पसीना आ गया। तो जो आपका सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 13 में कि दांतों पसीना आना का अर्थ क्या होगा? बुरी तरह से तंग होना। प्रश्न नंबर 14, प्राण निकलना का अर्थ है? यह भी आपके दो बैलों की कथा से ही यह प्रश्न संबंधित है, जिसके ऑप्शन है मर जाना, जिंदा होना, उठना, इनमें से कोई नहीं। प्राण निकलना का अर्थ है मर जाना। हे राम कहते ही महात्मा गांधी के प्राण निकल गए। तो यहाँ पर आपका जो 14वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वह होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। कुलेल शब्द का अर्थ है? यह भी आपके दो बैलों की कथा नामक पाठ से संबंधित है। इसमें कुलेल शब्द का अर्थ बताना है, जिसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। क्रीड़ा, क्रीड़ा मतलब खेल, जोड़ी, उदासी, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा क्रीड़ा अर्थात खेल। तो प्रश्न नंबर 15 में ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होगा। प्रश्न नंबर 16 है, मेरी जीवन यात्रा रचना है? राहुल सांकृत्यायन की, प्रेमचंद जी की, दोनों की, इनमें से कोई नहीं। बेटा जी, आपने 3 चैप्टर अभी तक पढ़े, दो बैलों की कथा, लहासा की ओर और जो है सांवले सपनों की यादें।
तो उसमें आपने जो राहुल सांकृत्यायन जी का लिहाजा की ओर चैप्टर पढ़ा, वह राहुल सांकृत्यायन जी को एक घुमक्कड़ी के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करता है। तो जाहिर सी बात है कि जो यात्रा से संबंधित साहित्य है उसे हिंदी साहित्य के जगत में जोड़ने का कार्य राहुल सांकृत्यायन जी ने किया है। और यह जो रचना है मेरी जीवन की यात्रा, यह रचना भी राहुल सांकृत्यायन जी की है। इसलिए प्रश्न नंबर 16 मेरे जीवन की यात्रा रचना राहुल सांकृत्यायन की है, अतः ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। प्रश्न नंबर 17 है कि तिब्बत यात्रा का अंश किस पाठ से संबंधित है? दो बैलों की कथा, लिहाजा की ओर, दोनों, इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, आपको पता है लिहाजा की ओर पाठ जब आप पढ़ रहे थे तो आपने वहां पर देखा था कि लेखक राहुल सांकृत्यायन जी ने एक भिक्षु के रूप में अपने मित्र सुमति के साथ तिब्बत की यात्रा की थी। तो जो तिब्बत की यात्रा का अंश है यह लिहाजा की ओर नामक पाठ से संबंधित होने के कारण प्रश्न नंबर 17 में ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। प्रश्न नंबर 18 है तिब्बत की राजधानी थी, लिहाजा, नेपाल, थोंगला, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका सही जवाब होगा वह होगा लिहाजा, अर्थात तिब्बत की राजधानी लिहाजा थी। तो 18वें प्रश्न में ऑप्शन नंबर 1 सही होगा आपका लिहाजा। प्रश्न नंबर 19 लेखक समुद्र तल से ऊंचाई पर खड़ा था। लेखक राहुल सांकृत्यायन जी ने बताया था कि दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले, डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुंचे। हम समुद्र तल से 17-18 हजार फीट ऊंचे थे। तो यहाँ पर जो आपने का जो प्रश्न है कि लेखक समुद्र तल से ऊंचाई पर खड़ा था, तो आपका सही उत्तर होगा 17-18 हजार फीट लेखक समुद्र तल से ऊंचाई पर खड़ा था। तो 19वें प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 1, लेखक 17 से 18 हजार फीट खड़ा था। ना तो उत्तर होगा 18 से 19 हजार फीट, 19 से 20 हजार फीट, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, 17 से 18 हजार फीट। प्रश्न नंबर 20 है परिधान शब्द का अर्थ है वस्त्र, सूचना, मानदंड, इनमें से कोई नहीं। तो परिधान शब्द का अर्थ होता है बेटा जी वस्त्र। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है कि परिधान शब्द का अर्थ है वस्त्र। सांवले सपनों की याद किस विधा की रचना है? बेटा जी आपने इस चैप्टर को पढ़ा है, यह जाबिर हुसैन जी के द्वारा लिखित है और जाबिर हुसैन जी ने प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक सालिम अली के जीवन से संबंधित व्यक्ति चित्र को यहाँ पर संस्मरण के रूप में प्रस्तुत किया है। तो इसलिए सांवले सपनों की याद यह उपन्यास, कहानी, संस्मरण, इनमें से कोई नहीं। इन विकल्पों में से विकल्प नंबर 3 संस्मरण विधा की रचना है, यह सही है। प्रश्न नंबर 2 है कि जाबिर हुसैन का जन्म हुआ था 1945 में, 1947 में, 1980 में, इनमें से कोई नहीं। बेटा जी आपने जो है इसे भी पढ़ा है सांवले सपनों की याद में, जिस यहाँ पर जाबिर हुसैन जी का जीवन परिचय आपको बताया गया था, जिसमें यह बताया गया था कि जाबिर हुसैन जी का जन्म 1945 में बिहार के नालंदा जिले के नौनही राजगिर नामक गांव में हुआ था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 सही होगा 1945। सालिम अली थे मानव वैज्ञानिक, पक्षी वैज्ञानिक, पशु वैज्ञानिक, इनमें से कोई नहीं। आपने पढ़ा है पाठ सांवले सपनों की याद में जाबिर हुसैन जी ने स्पष्ट रूप से बताया है कि सालिम अली एक प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी थे। तो आपका जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर 2 होगा कि सालिम अली पक्षी विज्ञानी थे। प्रश्न नंबर 24 फॉल ऑफ स्पैरो नाम की आत्मकथा है जाबिर हुसैन, सालिम अली, राहुल सांकृत्यायन, इनमें से कोई नहीं। आपने बेटा जी ये पढ़ा था कि इन्होंने मतलब किन्होंने सालिम अली ने फॉल ऑफ स्पैरो नाम की आत्मकथा लिखी है, जिसमें इन्होंने पक्षियों के बारे में वर्णन किया है। तो ना तो यह रचना जाबिर हुसैन की है
और ना ही राहुल सांकृत्यायन की है। फॉल ऑफ आई स्पैरो नामक आत्मकथा यह सालिम अली की है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। प्रश्न नंबर 25, चौधरी चरण सिंह का संबंध है ल्हासा की ओर से, सांवले सपनों की याद से, दो बैलों की कथा से, इनमें से कोई नहीं। तो जो सही उत्तर होगा आपका ल्हासा की ओर से है, ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि जिस समय जो है केरल से उठने वाली साइलेंट वैली नामक जो है तूफान के विषय में सालिम अली जी को आभास होता है, ये तुरंत उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पास जाते हैं और उन्हें इस सूचना से जब अवगत कराते हैं तो चौधरी चरण सिंह की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो इस तरह से चौधरी चरण सिंह जी का संबंध जिस किससे था, जो है ऑप्शन नंबर 2 सांवले सपनों की याद नामक पाठ से। प्रश्न नंबर 25 है, D.H. लॉरेंस की पत्नी का नाम था। तो प्यारे बच्चों आपने पढ़ा है फ्रीडा लॉरेंस, सुशीला, राधा, इनमें से कोई नहीं। तो आपने पढ़ा है कि D.H. लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से जब यह पूछा गया था कि आप D.H. लॉरेंस की आत्मकथा के विषय में कुछ बताइए, उनके जीवन से संबंधित कुछ बातें बताइए, तो फ्रीडा लॉरेंस ने कहा था कि D.H. लॉरेंस के विषय में मुझसे ज़्यादा मेरे छत पर बैठने वाली गौरैया जानती है, इसलिए यदि आप उससे पूछे तो ज़्यादा बेटर है। तो इस तरह से जो है D.H. लॉरेंस की पत्नी का नाम फ्रीडा लॉरेंस था, तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। प्रश्न नंबर 27, प्रेमचंद का जन्म हुआ था वाराणसी, दिल्ली, लमही और मानसरोवर। यह प्रश्न थोड़ा आपके लिए विवादित था, लेकिन बहुविकल्पी प्रश्नों में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें जो सबसे ज़्यादा सही होता है 100%, उसे ही सही उत्तर माना जाता है। यह बात सच है कि प्रेमचंद जी का जन्म वाराणसी के निकट लमही नामक गांव में हुआ था। तो वाराणसी का क्षेत्र चूंकि विस्तार होता है, वह एक जिला है, और लमही एक गांव है, एक स्थान विशेष है जहां पर प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था, इसलिए जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 लमही सही होगा। यदि लमही ना होता, वाराणसी, दिल्ली, कानपुर, मानसरोवर होता, तो हमारा ऑप्शन फिर वाराणसी सही होता। इसलिए जो है चूंकि यहाँ पर लमही भी दिया है, इसलिए वाराणसी को प्राथमिकता ना देते हुए हम लमही को अत्यधिक प्राथमिकता देंगे। इसलिए हमारा जो प्रश्न प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था उसका सही उत्तर होगा लमही नामक गांव में। प्रश्न नंबर 28 है, प्रेमचंद जी की रचना है निर्मला, गबन, सेवा सदन, मेरी जीवन यात्रा। प्यारे बच्चों, निर्मला, गबन और सेवा सदन ये तीनों ही प्रेमचंद जी की रचना हैं, लेकिन मेरी जीवन यात्रा यह इनकी रचना नहीं है, यह राहुल सांकृत्यायन जी की रचना है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 28 में कि प्रेमचंद जी की रचना नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, मेरी जीवन यात्रा। प्रश्न नंबर 29, कुची कुची शब्द का अर्थ है। यह शब्द ल्हासा की ओर नामक पाठ में मिला है, जहाँ पर बौद्ध भिक्षु बताता है कि जब हम ल्हासा की ओर जाते हैं तो वहाँ पर जो है डांडे नामक स्थान पर जो है बहुत खतरा रहता है। वहाँ पर लोग, आम लोग, जैसे आज के समय में लोग लाठी लेकर अपने साथ चलते हैं, वो लोग बंदूक लेकर चलते थे। कोई अगर किसी को वहाँ पर मार डालता था तो उसके लिए कोई कानून नहीं था। तो ऐसी स्थिति में जो है लोग जाते थे जब, तो लोग डाकू पहले उन्हें मार डालते थे, फिर बाद में उनकी तलाशी लेते थे। तो ये लोग जब जाने लगे तो इनके पास जो भी आता था ये अपनी टोपी उतार करके, जीभ बाहर निकाल करके, कुची कुची करके जो है ये अपनी झोली फैला देते थे। तो यहाँ पर कुची कुची शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वह है दया दया, हया हया, कुछ कुछ, इनमें से कोई नहीं। इन तीनों ऑप्शन ये गलत हैं। इसमें जो सही आंसर है वह है आपका कुची कुची शब्द का अर्थ क्या है, दया दया। सुमति कौन था बेटा जी? यह प्रश्न ल्हासा की ओर नामक पाठ से संबंधित है। आपने पढ़ा था कि सुमति जो है यह जो है राहुल सांकृत्यायन जी का मित्र था, जो कि एक मंगोल भिक्षु था। और यह जब राहुल सांकृत्यायन जी ल्हासा की यात्रा पर जाते हैं तिब्बत, नेपाल के रास्ते से तिब्बत की ओर,
तो वहाँ पर इनकी सुमति नामक एक मंगोल भिक्षु से मुलाकात होती है, जिसके साथ फिर ये जो है संपूर्ण यात्रा अपनी करते हैं। तो सुमति कौन था? मंगोल भिक्षु, जापान का गुप्तचर, केदारनाथ का जीवन साथी, इनमें से कोई नहीं। तो जो सही उत्तर होगा वह होगा मंगोल भिक्षु। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आप लोगों ने 18 जुलाई 2020 को जो आपका रिवीजन टेस्ट हुआ था, उस रिवीजन टेस्ट की आपने अर्थ सहित, व्याख्या सहित उनके प्रश्नों के उत्तर आपने समझा और जाना। आज के लिए बस इतना ही। जय भारत, जय हिंदी, धन्यवाद।